हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या फिर आज आप लोग के लिए क्या हूँ एडिटोरिया का। फ्रेंड्स आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 2 है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग फिर प्रैक्टिस टेस्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा और फ्रेंड्स आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप स्कोर बताइए। तो आते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 2 का। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। फ्रेंड्स इसको मैच करना है। तो देखिए मैच क्या करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला है सिंधु, भोगवा, हिंडन और घग्गर। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये कौन कहाँ से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंधु जो है मोहनजोदड़ो से संबंधित है, ठीक है। भोगवा जो है फ्रेंड्स वह लोथल से संबंधित है। हिंडन जो है वह आलमगीरपुर से संबंधित है और घग्गर जो है फ्रेंड्स वो कालीबंगा से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो 2 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विश्वामित्र। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, पहले तो ये 10 मंडल है और तृतीय मंडल के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। तो 3 का फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एडविन अर्नोल्ड ने। तो फ्रेंड्स एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया की रचना की। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। तो 4 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड देखिएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। याद रखिएगा 7 वर्ग थे, जिसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका में की है। याद रखिएगा इंडिका में की है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर था। तो कितना था, तो 5 का डी इज द राइट आंसर है कि 1/6। तो प्राचीन धर्मशास्त्रों में उपज के छठे भाग को सर्वाधिक उचित भू राजस्व दर बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक थे। तो 6 के सी इज द राइट आंसर, यानी कि भास्कराचार्य। तो फ्रेंड्स 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कराचार्य ने गणित की पुस्तक लीलावती की रचना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर और देखिएगा कि इसका राइट आंसर होगा क्या। तो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित करें। तो खजुराहो, एलोरा, दिलवारा, 10 अवतार। फ्रेंड्स तो देखिएगा कौन सा राजा किसका मतलब यहाँ पे है। तो देखिएगा खजुराहो। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो किसने किया था, तो चंदेल। याद रखिएगा। तो खजुराहो का क्या हो जाएगा, चंदेल हो जाएगा, चंदेल राजा ने। एलोरा का क्या हो जाएगा, तो एलोरा का हो जाएगा राष्ट्रकूट राजा ने किया था। और दिलवारा का किसने किया था, तो दिलवारा का सोलंकी राजा ने किया था। और 10 अवतार का क्या किया था, तो गुप्त राजा ने किया था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 8 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या कि किस सल्तनत शासक ने शासन के समय मंगोलों ने भारत का प्रथम आक्रमण किया। तो किसने किया, तो 8 का 20 द राइट आंसर है कि इल्तुतमिश ने। तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था, ठीक है ना। मंगोल जो आक्रमण हुआ तो इल्तुतमिश के समय हुआ था। उस समय मंगोलों का नेता चंगेज खां थे। कौन थे, तो चंगेज खां। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो फ्रेंड्स 9 का ए इज द राइट आंसर कि बहलोल लोदी ने, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था, ठीक है। तो इसका ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रबिया उद दौरानी का मकबरा। तो फ्रेंड्स औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया, ठीक है, जिसे बीबी का मकबरा तथा द्वितीय ताजमहल का भी कहा जाता है। याद रखिए बीबी का मकबरा कहे या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर कि मुगल काल में दरोगा का पद था। तो क्या था, तो 11 का 20 द राइट आंसर, यानी कि टकसाल अधिकारी। तो मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, ठीक है ना। और टकसालों में सोना हो गया, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर है कि किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो 12 का डी इज द राइट आंसर कि बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से लेके 1712 को
खफी खां द्वारा शाहे बेशफर, ठीक है, बेखबर की उपाधि दी गई। ठीक है, याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम को खाफी खां द्वारा शाहे बेखबर की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? तो शाहे बेखबर के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने से भारत पर शासन करने के सभी अधिकारी वापस लेने का उद्घोषणा की गई। तो कब की गई? तो 13 का 20 द राइट आंसर, कि 1 नवंबर 1858 को। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपनी कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी को उद्घोषणा को पढ़ा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको भी, थोड़ा सा पॉइंट में एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट है मैं फ्रेंड्स को बता देता हूं ताकि आप लोग का मे भी उससे भी क्वेश्चन है तो उससे ना छूटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो 14 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर, कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय थे। तो कौन थे? तो 15 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड वेवेल। तो कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के समय भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर है कि हाटोक समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो 16 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि शिक्षा से। तो वर्ष 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टिंग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी। कब? याद रखिएगा, तो 1929। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 17 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो होम रूल लीग का आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था। ठीक है, तो तिलक एवं यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था और दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की एवं अपने अपने कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो कब फेंका था? तो 18 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 18 अप्रैल 1929 को। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल, याद रखिए, 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि तेभाग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स 19 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बंगाल में। ठीक है, तो तेभाग आंदोलन एक खेतिहर किसान आंदोलन था जो 1946, याद रखिएगा डेट कब? तो 1946 में बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? तो 20 का सी इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स ने। तो भारत से धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्त प्रभाव ब्लडिंग जो हमारा ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो 21 का सी इज द राइट आंसर, कि लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD बनाया। डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे, जिससे नागरिक विभाग के कार्यों की अपेक्षा होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब आपका 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? तो 22 का सी इज द राइट आंसर, कि RM शयानी ने। तो कांग्रेस के, याद रखिएगा, कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता RM शयानी ने की थी। ठीक है, RM शयानी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो 23 का डी इज द राइट आंसर, कि 1898 ईस्वी में। तो मद्रास टेनेंसी एक्ट 1898 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपयुक्त व्यक्त दिया था? तो फ्रेंड्स 24 का 20 द राइट आंसर, कि कराची अधिवेशन 1931। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो 25 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट
छठ जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। ठीक है, अगर बात करें जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद वे किसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्टेडेड चेक की संज्ञा दी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। तो 26 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव की उत्तराधिकारी चेक पोस्ट चेक कहा था। पंडित नेहरू ने इसके आगे ऐसा बैंक जो टूटा रहा है जोड़ दिया था। ठीक है ना, तो पंडित नेहरू ने कहा था क्या कि इसके आगे ऐसा बैंक जो टूटा है जोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर है आपका कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में किसने की थी। तो 27 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराजा कामेश्वर सिंह ने। ठीक है, तो वर्ष 1931 याद रखिएगा, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन पटना से ही होता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राजा का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे, कौन थे। तो 28 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर कि जयप्रकाश नारायण। तो ध्रुव दल के सेनानायक जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट आपका 29 नंबर कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो 29 का 20 द राइट आंसर, यानी कि भगत सिंह। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे, तो 30 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो 31 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 15। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो 32 का 20 द राइट आंसर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोजन का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स 33 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 1953 ईस्वी में। तो वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो किसके, तो काका कालेलकर के। ठीक है ना, इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी, 1955 में प्रस्तुत की थी और 1953 में इसे मतलब आयोग का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इसको मैच करना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिएगा ये गोलकनाथवाद, ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए केशवानंद भारतीयवाद, मिनर्वा मिल्सवाद और SR बम्बईवाद, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। मतलब फ्रेंड्स देखिए अब इसको मैच कर रहे हैं तो ये देखिए ये जो गोलकनाथवाद जो है ये 1965 नहीं होगा फ्रेंड्स, वो 1967 होगा, यानी कि 1967 हो जाएगा। बाकी केशवानंद भारतीयवाद 1973, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 और SR बम्बईवाद 1994। ये सही है, आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से मैच ए नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देखिएगा कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो 35 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 55। तो फ्रेंड्स सॉरी देखिएगा यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा देखिएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 57। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है। तो 36 का क्या हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर कि द्विसदनीय विधायिका। तो द्विसदनीय विधायिका संघीय विशेषता है। संघीय संविधान के द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना, किसने की है, तो राज्यसभा और लोकसभा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था। तो 37 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सरकारी आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, याद रखिए अनुच्छेद किसका, तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। कब किया गया, तो 1990 में किया गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1990, लेकिन इसका फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका याद रखिएगा 1990 में
क्या किया गया, तो 1999 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर है आपका कि लोकसभा के सीटों की दृष्टि में से निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ए, तो उत्तर प्रदेश 80 सीट लोकसभा सही है, महाराष्ट्र में 48 सीट सही है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट सही है और बिहार में 40 सीट सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे। तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व बिहार के राज्यपाल है। तो रामनाथ कोविंद हो गया और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है ना, तो ये पहले क्या थे, तो बिहार के पहले राज्यपाल थे, उसके बाद ही राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं। तो 40 का इज द राइट आंसर कि 6 माह तक। तो संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानूनी राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपका कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो 41 का डी इज द राइट आंसर कि तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति के जो कार्यकाल का जो सदस्य कितना होता है, तो 42 का इज द राइट आंसर। मतलब क्या, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो फ्रेंड्स देखिएगा तो 43 का हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। याद रखिएगा 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होगा। तो 40 से कम नहीं होगा और 1/3 से अधिक, मतलब 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, सदस्यों में कुल संख्या को 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो 44 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो 45 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उपयुक्त सभी जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब कि मान्यवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इनका सभी मतलब क्या कि मतलब नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, इनके तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो 46 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लद्दाख। तो फ्रेंड्स लद्दाख को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश में बदलने हेतु उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने, याद रखिएगा लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो आर.के. माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट और इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया। तो 47 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन में। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 9 से 11 जुलाई 2020 के बीच ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। इसका थीम याद रखिएगा कि पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। ठीक है, इसका थीम है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। तो 48 का बी इज द राइट आंसर, कि गुजरात ने। तो गुजरात सरकार ने किसानों की फसल का 33% से अधिक नुकसान होने पर 4 हेक्टेयर की भूमि के लिए 20,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।
अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि 74वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो 49 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल लिंक फाइबर स्थापित करने की घोषणा की है। इसे इसका जो लक्ष्य है वो 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 14 अगस्त 2020 की हुए इजराइल यूएई शांति समझौते का संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? तो देखिएगा 50 का क्या हो जाएगा कि इसमें सही कौन है? तो इजराइल के समझौते करने वाले यूएई तीसरा अरब देश है, सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया गया, ये भी सही है। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 1 2 3 आपका तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 51 का सी इज द राइट आंसर है कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला वह पहला राज्य बन गया है, जबकि इसे लागू करने की घोषणा सबसे पहले कर्नाटक ने की थी। ठीक है, कर्नाटक ने की थी, लेकिन लागू कौन किया? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो 52 का ए इज द राइट आंसर है कि गुजरात में। तो गुजरात में 30 एकड़ जमीन में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 53 का इज द राइट आंसर है कि एस सौम्या को। तो एस सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। याद रखिए, कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि किस राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो 54 का फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दामिनी हेल्पलाइन एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें क्या हुआ कि महिला यूपी परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान एक तो सुरक्षा के मद्देनजर शिकायत कर सकती है तथा दूसरा सुझाव भी दे सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 54 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान है। तो फ्रेंड्स 55 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बी इज द राइट आंसर यानी कि बांग्लादेश। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान और भारत, उसके बाद भारत का स्थान है। ठीक है ना, मतलब भारत भी है इस स्थान में। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 56 का फ्रेंड्स कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा 56 क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा, ये सही है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। ग्रेट इंडियन बेसवर्ड इसका शुभंकर है, ये भी सही है। लेकिन अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स 57 का सी इज द राइट आंसर यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी गैस प्रयाक्ता प्रथम राज्य बन गया है। यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ जाता है, मैं इसलिए आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की संख्या वाले शहरों में एक श्रेणी में शीर्ष शहर है। कौन सा शहर है? तो 58 का डी यानी कि अंबिकापुर। तो आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाखों की जनसंख्या वाले शहरों के श्रेणी में शीर्ष शहर अंबिकापुर यानी कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर है। इस श्रेणी में पटना बिहार को सबसे निचला स्थान 47वां प्राप्त हुआ है। याद रखिए पटना का सबसे निचला स्थान है इसमें। ठीक है, 47।
टॉप पे है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 59 का डी इज द राइट, सॉरी फ्रेंड देखिएगा 59। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपका जो 59 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ओडिशा। फ्रेंड्स तो देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत ओडिशा में की गई है और यह देश का पहला जैव ईंधन संयंत्र है जिसमें चावल के भूसे से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो यह आत्मकथा किताब है और यह संबंधित व्यक्ति है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें किससे किससे संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स देखिएगा कि अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है ना, एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा का ये संबंधित है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए गेम चेंजर शाहिद अफरीदी से संबंधित है और नो स्पिन, फ्रेंड्स तो नो स्पिन अनिल कुंबले से संबंधित नहीं है। ये जो नो स्पिन है वो सेन वान की आत्मकथा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? तो कब किया? तो 61 का इज द राइट आंसर 11 मार्च 2020 को। तो विश्व सरकार संगठन ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बना? तो 62 का 20 द राइट आंसर है कि आयरलैंड। तो मई 2020 में ब्रिटेन के बाद आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो पहला कौन है? तो याद रखिए पहला ब्रिटेन, उसका दूसरा क्या है? तो आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर है कि वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो 63 का डी इज द राइट आंसर है कोयला मंत्रालय। तो वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके द्वारा खनन क्षेत्र के में पौधे लगाकर हरित क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर है कि भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो 64 का सी इज द राइट आंसर है कि आंध्र प्रदेश। तो भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में आंध्र प्रदेश को प्रथम एवं उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा 65 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 65 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो कौन है? तो 65 का 20 द राइट आंसर कि अमेरिका। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो देश है वो कौन है? तो अमेरिका यूएसए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया? तो 66 का इज द राइट आंसर है कि विश्व आर्थिक मंच। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2020 के सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो स्वीडन को मिला है, जबकि भारत का जो स्थान है याद रखिएगा 74 भारत का स्थान है। टॉप पे कौन है? तो स्वीडन देश। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो 67 का सी इज द राइट आंसर है कि टाइम फॉर नेचर। तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम है टाइम फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि संप्रीति 9 2020 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्याभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो 68 का 20 द राइट आंसर की मेघालय में। तो संप्रति 9 2020 सैन्याभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के थल सेना के बीच संपन्न हुआ था। याद रखिए थल सेना के बीच संपन्न हुआ था और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मेघालय में, इसका आयोजन जो हुआ था वो मेघालय में किया गया था। ठीक है, तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 69 का डी इज द राइट आंसर की अधीर रंजन चौधरी। तो वर्तमान में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो 70 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सूरीनाम। तो हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कैरिबियाई देश यानी कि कैरिबियाई देश यूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। याद रखिएगा कैरिबियाई देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने 2020 के किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 71 का सी इज द राइट आंसर है कि पौधे की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 के पौधे की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेलोर, ठीक है, हेलोर का दिया गया। फिल्म हेलोर किस भाषा की फिल्म है? तो फ्रेंड्स 72 का डी इज द राइट आंसर है कि गुजराती। तो गुजराती फिल्म हेलोर को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि 2019 में डेविड कप का उपविजेता है? तो 73 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कनाडा। तो डेविड कप 2019 का विजेता स्पेन एवं उपविजेता कनाडा है, याद रखिएगा। ठीक है, स्पेन उसके विजेता है और उपविजेता कौन है? तो उसका कनाडा है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई? तो 74 का बी इज द राइट आंसर कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे श्रेयस है। तो श्रेयस का यहाँ पे फुल फॉर्म है तो स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन एप्रिसिएंटिव्स एंड स्किल कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर है कि बजट 2020-2021 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किन परिवहन की शुरुआत की गई? तो 75 का डी इज द राइट आंसर कि किसान रेल। तो किसानों को जल्दी खराब होने वाली फसलों को बचाने के लिए किसान रेल नामक तेज परिवहन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो 76 का बी इज द राइट आंसर यानी कि मुनीम खान ने। तो 1580 ईस्वी में अकबर ने खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है ना, कब? तो 1580 में। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 77 का डी इज द राइट आंसर कि 12 दिसंबर 1911 को। तो दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया, जिसमें बंगाल से पृथक बिहार और उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। हालांकि नवीन प्रांत में स्थापना 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। ठीक है ना, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो 78 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो डी इज द राइट आंसर कि मानूगढ़ की लड़ाई। तो फ्रेंड्स देखिएगा, तो पहले क्या है सूरज, यहाँ पे देखिएगा आपका है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कहाँ पे? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध में कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए बी में आपका है बिलग्राम का युद्ध। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में और शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ठीक है, नेक्स्ट है सी नंबर की सूरजगढ़ की लड़ाई। तो सूरजगढ़ का जो लड़ाई है वो 1536 में हुआ था और शेरशाह ने बंगाल को हराया। ठीक है, और लास्ट में है रामूगढ़ की लड़ाई। तो रामूगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 79 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर यानी कि मोहम्मद जुबैर। तो बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था। श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष और श्री देशवरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह सचिव थे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप देखिए, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे ना तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए ना। मैं इतने अच्छे से आप लोगों को बताता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा कि सर आपका क्लास कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग का कमेंट से थोड़ा सा अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और हाँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी अगर बीपीएससी या बिहार एसआई एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना तो प्लीज़ मैं आपको देखिए बीच में आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को मैं ज़्यादा मतलब टाइम कम लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। तो 80 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आचार्य नरेंद्र देव। तो फ्रेंड्स देखिएगा, तो आचार्य नरेंद्र देव थे ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था।
और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे इसके सचिव। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है, तो 81 का 20 द राइट आंसर यानी कि कोसी। तो राजपुर नहर पूर्वी कोसी नहर की एक उपशाखा है। इस नहर से मुंगेर एवं सहरसा जिले में सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर है कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है, तो 82 का सी इज द राइट आंसर किशनगंज। तो बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है और अन्य जो जिला है वो पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया और अररिया हो गया, और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में असम में होता है चाय का उत्पादन। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो 83 का हो जाएगा 20 द राइट आंसर कि पटना में। तो बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम फतुहा पटना में स्थित है, फतुहा पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है, तो 84 का इज द राइट आंसर कि पूर्णिया जिले। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया जिले, जहां पे उसका साक्षरता दर 51.1% है, एवं सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिला का है जहां पे है 73.4%। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो 85 का डी इज द राइट आंसर है कि सोनपुर में। तो हरिहर नाथ मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में सोनपुर में आयोजित किया होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन 86 नंबर कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है, तो 86 का फ्रेंड्स इज द राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत निम्न शामिल है, तो हर घर नल, यहाँ पे हर घर नल का जल ये सही है, ये हर घर बिजली भी सही है, अफसर पढ़े आगे बढ़े, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान ये भी सही है, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, ये सब क्या है, और हर घर बिजली, ये इसका 7 योजना है। ठीक है ना, तो इसमें से शामिल कौन नहीं है, तो 7 निश्चय में से शामिल नहीं, तो इनमें से कोई, बाकी चारों शामिल है। ठीक है, और 3 में बताया वो भी शामिल है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 87 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर यानी कि 1917 में। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो 88 का इज द राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण, वहाँ पे 6.6% ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर कि बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया, तो 89 का 20 द राइट आंसर 1950 में। तो बिहार में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से 1950 में भूमि सुधार अधिनियम लैंड रिफॉर्म्स एक्ट द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो फ्रेंड्स 90 का हो जाएगा 20 द राइट आंसर की पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, तो बिहार के एकमात्र रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर है, जो पूर्व मध्य रेलवे ECR का मुख्यालय है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर कि 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो फ्रेंड्स 91 का 20 द राइट आंसर है कि 10 के पावर 12 ग्राम। ठीक है, तो 10 के पावर 12 ग्राम हो जाएगा टेराग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 10 के पावर -12 ग्राम हो जाएगा तो पिको, 10 के पावर 15 हो जाएगा पेटा, और 10 के पावर -15 हो जाएगा ग्राम क्या हो जाएगा, तो फेमटा हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक है, तो कौन है, तो 92 का इज द राइट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन है, कब लिए थे, तो 1954 में, याद रखिएगा 1954 में। आगे देखिएगा होमी जागीर बाबा, तो होमी जो जागीर बाबा है यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, तो आगे आपका है एम विश्वेश्वरैया, तो एम विश्वेश्वरैया ये कब इनको मिला, तो 1957 में, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिला 1900 कब मिला, तो याद रखिएगा 1997 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर कि सूची 1 और सूची 1 को सम्मिलित करें। स्टेथोस्कोप हो गया, सिफ्गोनोमैनोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, और लक्स मीटर हो गया। तो किससे मापा जाता है, तो उसको हम लोग देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा 93 का क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, तो हृदय, तो यहाँ पे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। आगे देखते हैं सिफ्गोनोमैनोमीटर क्या करते हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स रक्तचाप, यानी कि रक्तचाप को मापने के लिए, रक्तचाप को मापने के लिए जो होता है क्या होता है, तो 120 बटा क्या होता है, तो 80 mmHg होता है। ठीक है ना,
अगला देखिएगा सिस्मोग्राफ हो गया। सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए, और लक्स मीटर क्या हो गया, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। यानी कि फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर कि रेटिना में क्या पाया जाता है। तो 94 का इज द राइट आंसर कि विटामिन ए। तो रेटिना में विटामिन पाया जाता है जिसकी कमी होने के कारण रोतौंदी एवं जीरोफ्थैल्मिया जैसी बीमारी हो जाती है, रोतौंदी या जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर है आपका कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। तो 95 का बी इज द राइट आंसर है कि गैलीलियो ने। तो सर्वप्रथम जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर कि वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब अधिक सही पालन करती है। ठीक है, तो कब करती है, तो 96 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्न दाब एवं उच्च ताप। तो वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का उच्च दाब एवं निम्न दाब पर अधिक सही पालन करती है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि विल्सन रोग किसके कारण होता है। तो 97 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो विल्सन रोग तांबा के कारण होता है। तो तांबा के कारण होता है, और सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता या बिना तालमेल की चाल इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है ना, किसी कारण होता है, तांबा के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। तो 98 का बी इज द राइट आंसर कि सोडियम कार्बोनेट। तो जल में अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट्स एवं सल्फेट के कारण होता है, और इसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 99 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि 4.5 से लेके 8 पॉइंट होता है। 8 होता है किसका, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अगर बात करें दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। तो एक 100 का डी राइट आंसर MMR। तो बच्चों के जन्म के समय MMR यानी कि मेसल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन नहीं दिया जाता है। मेसल्स, मम्स और रूबेला का वैक्सीन नहीं दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग 101 क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है क्या कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मतलब क्या, उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत वो हुगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है। तो 102 का फ्रेंड्स इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स विकल्प में दिए गए जितने भी आपका जो रोग है वो प्रोटोजुआ जनित रोग है। मतलब क्या, मलेरिया हो गया, निंद्रा रोग हो गया, फायरिया हो गया या काला ज्वर हो गया, ये सब क्या है, तो प्रोटोजुआ से जनित रोग है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर कि अंतरस्रावित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 103 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 21% होता है अंतरस्रावी वायु में, और उच्छ्वासित वायु में होता है 16.4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स 104 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स HIV का पता लगाने के लिए उपयुक्त जितने भी टेस्ट है वो सभी किए जाते हैं। मतलब एलिसा का टेस्ट होता है, CD4 सेल काउंट होता है, और PCR होता है, और इम्यूनोफ्लोरेंस जांच भी होता है। तो ये सभी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर आपका कि हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो 105 का सी इज द राइट आंसर CO2। तो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर की पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो बी इज द राइट आंसर की एंजाइम। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय को स्रावित होता है एवं प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो 107 का ए इज द राइट आंसर की माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में संपन्न होती है। याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर कि निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु है। तो 108 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि जोंक, हाइड्रा और फीता कृमि। तो जोंक, हाइड्रा एवं फीता कृमि सभी द्विलिंगी हैं।
अगला क्वेश्चन 109 नंबर की लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो 109 का ए इज द राइट आंसर की माँ के दूध में। तो लैक्टोज डाइसेक्राइड श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट है, इसके सर्वाधिक प्रतिशत भाग मात्रा जो है माँ के दूध में होती है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर है आपका कि इनमें से कौन मछली नहीं है? इनमें से कौन मछली नहीं है? तो 110 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दिए गए विकल्पों में जो कोई भी जो है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। मत्स्य वर्ग है कटल फिश। तो फ्रेंड्स कटल फिश ये संघ मोलास्का है, इसको कटल फिश को संघ मोलास्का कहते हैं। ये स्टार फिश जो है वह संघ इकाइनो डर्माटा है, ठीक है ना, इकाइनो डर्माटा है। और जेली फिश जो है फ्रेंड्स वो क्या है? तो संघ सिलिट्रेट है। और सिल्वर फिश क्या है? तो ये संघ ऑर्थोपोडा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो 111 का डी इज द राइट आंसर कि एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपका कि निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये फ्रेंड्स 112 का ए इज द राइट आंसर कि ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मकर रेखा जो है वह चिली, अर्जेंटीना, पारग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो इनमें से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इनसे मतलब नहीं गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर है आपका कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो 113 का सी इज द राइट आंसर कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई पड़ता है। और यह भारत के क्षेत्र का 10.6% भाग में पाया जाता है तथा तमिलनाडु में विस्तृत क्षेत्र है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 114 नंबर कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स 114 का क्या हो जाएगा? तो इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकश ताल झील है, जो भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर है। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित चिमांगुंडगढ़ हिमनद है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर कि कैप कैनावेरल यह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, यह किन तट पर स्थित है? तो 115 का डी इज द राइट आंसर कि फ्लोरिडा। तो फ्रेंड्स कैप कैनावेरल फ्लोरिडा तट पर स्थित है। यहाँ यही अमेरिका के प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र केनेडी स्पेस सेंटर स्थित है और यहाँ से अंतरिक्ष शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 116 नंबर। यहाँ पे कोडाईकनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो 116 का 20 द राइट आंसर की पलानी पहाड़ियाँ। तो कोडाईकनाल जो है पश्चिमी घाट में पलानी की पहाड़ियाँ पर स्थित है और एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मैच करना है फ्रेंड्स। इसको मैच कैसे करेंगे? 116 के निम्न पर विचार करें तो गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़। देखिएगा, उपयुक्त भौगोलिक विशेषताओं निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेष विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स देखिए 117 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ए। मतलब क्या कि उपयुक्त सभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेष विशेषता हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 118 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो 118 का क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर कि ऑरेंज। तो यहाँ पे ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है और यह दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं के भीतर सबसे लंबी नदी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑरेंज, ठीक है ना। ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका ONGC ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो 119 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ONGC ने पश्चिम बंगाल में भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज की है। अगला क्वेश्चन है आपका 120 नंबर कि जारवा और सेंटिनलीज जनजातियों भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में से किसमें पाई जाती है? तो 120 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में,
ठीक है। तो जारवा, सेंटलीज, शैम्पेन, ओनगे, निकोबारी, ग्रेट अंडमानी जनजातियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 121 नंबर कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121 का सी इज द राइट आंसर है कि 48वां। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कुल 131 देशों में से 48 स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान किसका? तो स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 122 नंबर देखिएगा कि अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? तो फ्रेंड्स 122 का इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उपयुक्त तीनों नदियों कोसी नदी प्रणाली से संबंधित है, यानी कि गंगा नदी प्रणाली। ठीक है। ये जो आपका जो अरुण नदी और वरुण नदी और तमूर नदी जो है ना, वो जो है वो कोसी, याद रखिए, कोसी नदी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर है कि गोकॉक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 123 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि घाट प्रभा। तो गोकॉक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तो कर्नाटक राज्य याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो 124 का डी इज द राइट आंसर, फ्रांस, यानी कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड क्या है कि सम्मिलित है, लेकिन फ्रांस सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर कि न्यू कैसलस पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू कैसल पोर्ट हंटर नदी के तट पर अवस्थित है। याद रखिए कौन नदी? तो हंटर नदी के तट पर अवस्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, जो कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर कि किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 126 का 20 द राइट आंसर है 1998 से लेकर 1999। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1998 से लेकर 1999 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 से 99 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों की खेती कार्यों को करने हेतु तथा समय पर्याप्त साख जो उपलब्ध कराना है, इसका मेन टारगेट यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 127 नंबर कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन कारण क्या है? तो 127 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लघु उद्योगों की पूंजी उपलब्ध कराना। तो वर्ष 2015 में भारत सरकार ने छोटे व्यापारियों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? 2015, याद रखिएगा 2015 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर कि भुगतान संतुलन क्या है? तो इसका फ्रेंड्स 128 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। ठीक है। तो किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश के सभी निवासियों द्वारा शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष आहार अधिकार SDR क्या है? तो 129 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। ठीक है। और यह एक अभौतिक मुद्रा है। याद रखिए यह एक अभौतिक मुद्रा है जिसका प्रयोग IMF द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में केवल किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 130 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 130 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, ये सब जो है विशेष आरण मतलब अधिकार, स्वर्ण एवं रिजर्व ट्रेंज पोजीशन को शामिल किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 131 नंबर कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो कितना परसेंटेज था? तो 131 का डी इज द राइट आंसर 59%। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 के में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः प्राथमिक का क्या 21%, द्वितीय का क्या था? तो 19.7% और तृतीय का था 59.0% था। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है।
132 नंबर है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो 132 का ए इज द राइट आंसर है रिफाइनरी उत्पादन को। तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी उत्पादन, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत 8 मूल उद्योग है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 133 नंबर कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है। तो 133 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उधार और अन्य देयताएं। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 134 नंबर कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो 134 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो भारत में मुद्रा निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर आरबीआई द्वारा किया जाता है और इसे 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। तो कब, तो 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली पे। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर कि आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा अधिकतम कोष का केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो 135 का ए इज द राइट आंसर की बिमल जालान। तो दिसंबर 2018 में उक्त समिति, ठीक है ना, का गठन बिमल जालान की अध्यक्षता में की गई है। हाल ही में इस समिति की रिपोर्ट आई है जिसमें आरबीआई द्वारा 1.76 लाख का अधिक राशि सरकार को सौंपी जाएगी, जिसका उपयोग सरकार वित्तीय स्थिरता हेतु करेंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको आप कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, और इसको जो आरबीआई के जो गवर्नर है कौन है और कैबिनेट नंबर के गवर्नर है। तो प्लीज़ अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है उसका देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 136 का ओपेक, यहाँ पे क्या है आपका ओपेक हो गया, ओपेक जेनेवा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपेक जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे, तो वियना में है। ठीक है ना, यहाँ पे ओपेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपेक जेनेवा नहीं होगा, क्या हो जाएगा आगे देखिए कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ हो जाएगा लंदन। तो कॉमनवेल्थ आपका लंदन मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नाटो ब्रुसेल्स आपका ये सही है, WTO ये क्या है फ्रेंड्स आपका जिनेवा सही है। लेकिन फ्रेंड्स ओपेक जो है ना, ओपेक जिनेवा नहीं होगा, ओपेक होगा वियना में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना में है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका 137 नंबर कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो क्या है। तो 137 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि आयोडीन। तो ये हैलोजन में फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है ना, फ्लोरीन। तो आयोजन में सबसे, देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, सॉरी फ्लोरीन ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो फ्लोरीन गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 138 नंबर कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। तो 138 का सी इज द राइट आंसर, कि नई दिल्ली में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय दिल्ली में है और यह एक भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। और यह जो है मौसम संबंधित अनुमान, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। ठीक है, संस्था है। अगला 139 नंबर है कि निम्न में से कौन G7 का सदस्य है। तो 139 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर, की इटली। तो G7 दुनिया का 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। वर्तमान में इसके सदस्य देश कौन कौन है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। तो भारत इसका देश सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 140 नंबर है क्या कि कार्लिन ट्रेंड विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है। तो 140 का ए इज द राइट आंसर, कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कार्लिन ट्रेंड विश्व की एक प्रसिद्ध स्वर्ण खदान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 141 आपका मैथ्स है। तो फ्रेंड्स जितना भी आपका अगर मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्या करेंगे ना, मैथ्स के क्वेश्चन को आप एक बार पहले अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 10 क्वेश्चन एक प्रॉक्स पूछा जाता है BPSC में। तो आप क्या कीजिए ना, इस क्वेश्चन को आप पहले, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको क्या कीजिए ना, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए और बनाने के बाद क्या कीजिए ना, मैं आपको वीडियो के अंत में मैं आपको एक पेज दूंगा PDF का, उसमें आपको आंसर रहेगा, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 141 नंबर ये हो गया, ये 142 यानी कि 142 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 143 हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका PDF चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो उससे जुड़ के आप PDF इसका पा सकते हैं फ्री में। ठीक है, 144 का हो गया ये फ्रेंड्स, देखिए। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स आपका जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। 145 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। 146, 147, 48। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे आपका 149 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। उसका देखिएगा आपका, और ये है आपका 150 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए 150 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर यहाँ पे है। तो इसका पीडीएफ आप फ्री में फ्रेंड्स पाने के लिए फ्रेंड्स आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं आपको डिस्क्राइब किया हो फ्रेंड्स, अगर आपको वो अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों का कमेंट बहुत जरूरी है। और हाँ, जितना फ्रेंड्स ज़्यादा इसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ आप इसे फ्रेंड्स शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को। हाँ, और सबसे पहले फ्रेंड्स ये कि हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को, ठीक है ना। तो ये जो कलर, ये जो लाइट, जो आपका लाइटफुल जो लाइफ है, ये हमेशा ऐसे बीतता रहे और आगे वाला बीपीएससी का जो आपके साथ हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर एक नए प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।